क्या हक की लड़ाई या फिर सरकार से असहमति अपराध की श्रेणी में आ गया है? अगर आप सरकार से असहमत होते हैं तो आपके सारे योगदान को भुलाकर सत्ता में बैठे लोग आपके राष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाने लग जाते हैं। यह है न्यू इंडिया का नया ट्रेंड। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। सोनम वांगचुक जो बर्फ से पानी बनाता है जिससे वहाँ के किसानों को लाभ मिलता है, और हमारे जवानों के लिए सोलर टेंट्स दिए जिससे वहाँ के कड़कड़ाते ठंड में हमारे सैनिकों को एक कंफर्टेबल जगह मिली, लेकिन आज उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगा है। एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख में हिंसा हुई, 4 लोग मारे गए, 70 लोग घायल हुए, लेकिन आखिर ये सब क्यों हुआ? नमस्कार, मैं प्रिंस। 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखी है जिसमें आमिर खान फुंगसुक वांगडू का किरदार निभाते हैं, वो किरदार, वो कहानी सोनम वांगचुक से ही प्रेरित है। लेह लद्दाख के हालिया घटने के बारे में बात करने से पहले सोनम ने देश को क्या दिया, इस पर बात करना चाहता हूँ। बात 1988 की है, जब लद्दाख में बच्चे फेल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली की किताबें लद्दाख के बच्चों को समझ में नहीं आती थी। तो हमने ये देखा कि लद्दाख के जो वातावरण है उससे मेल नहीं खाती है शिक्षा प्रणाली। जैसे मैं आपको एक बात उदाहरण के लिए कहूँ, जी कहिए, कि जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, मगर ये उदाहरण कुछ अजीब हो जाते हैं जब लद्दाख जैसे जगह पे आप बच्चों को F फॉर फैन बताने लगते हैं। -30 की टेम्परेचर में आप फैन का अगर उदाहरण दे तो उनके लिए ये F और भी जटिल हो जाता है। सोनम ने सेकमोल यानी कि स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख बनाया, एक ऐसा स्कूल जो सूरज की रोशनी से चलता है। मिट्टी के कमरे हैं जो वहाँ के -30 डिग्री में भी गर्म रहते हैं, और यहाँ बच्चे अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं। सेकमोल जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, उसके ये कैंपस है। यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्जाम के फर्स्ट डिवीजन या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। क्योंकि अगर सामान्य तरीके से नहीं सीखे तो उस तरीके से सिखाएं जिससे वो सीखें। एंगल घुमाडू है। तो इसे व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीकों से, हैंड्स ऑन तरीकों से सिखाएं। तो इस स्कूल में वो यही करते हैं। पहली बात तो इस स्कूल को बच्चे खुद चलाते हैं। बच्चे एक छोटी सी सरकार बनाते हैं हर 2 महीने। उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जी, इलेक्शन होती है और वो एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाते हैं। यही गवर्नमेंट 2 महीनों के लिए इस स्कूल को चलाते हैं, और जो इलेक्टेड लीडर है वो अपने टीम के साथ वो अधिकार बांटते हैं। तो ये अधिकार नकली नहीं होते हैं, असली अधिकार होते हैं, जिसमें कि गार्डनिंग करते हैं बच्चे खुद, कुछ हद तक अपने खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं, सब्जियां। तो वो एक स्टूडेंट उस जिम्मेदारी को लेता है, कोई गाय की जिम्मेदारी लेता है, कोई सोलर गैजेट्स, जिससे ये पूरा स्कूल सोलर एनर्जी पे चलता है। पूरा स्कूल। और जब बाहर लद्दाख में -20 होता है तो इस स्कूल के कमरों में +15 के लगभग होती है। कोई उदाहरण दीजिए, किस तरह आप सिखाते हैं? जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर स्टेटिस्टिक्स में आप एवरेज, मीन, बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट गाय की देखभाल करते हैं वो उस गाय के दूध उत्पादन की ट्रैकिंग करते हैं और उस पे बार चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और एवरेज क्या प्रोडक्टिविटी रहे उस पे वो अप्लाई करते हैं। ये कैंपस पूरा है, ये इनोवेशंस पे बेस्ड है। हम इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर के बदले में हम लोग सूरज की रोशनी
इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे खाना पकाते हैं और गर्म। सोनम सर से मैंने ये चीज़ सीखा है। उन्होंने हमेशा हमें बोला है कि आप नौकरी देने वाला बनो, नौकरी ढूंढ के नौकरी करना तो बहुत आसान चीज़ है। मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे देश की शिक्षा नीति है उसमें बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है, और परिवर्तन सरकारों से नहीं आती है। सरकारें तब परिवर्तन लाते हैं जब जनता परिवर्तन मांगे, और जनता से जुड़ने, उनको बताने का कि क्या कमी है और क्या करने की ज़रूरत है, ये माध्यम एक बहुत बड़ा है जिसे कि करोड़ों लोग देखते हैं, और वो लोग देखते हैं जो कि ज्ञान और शिक्षा को बहुत वैल्यू देते हैं। फिर 1994 में ऑपरेशन न्यू होप गांव वाले टीचरों को जोड़ा गया, लद्दाख की मिट्टी से जुड़ी किताबें बनाई गई। नतीजा ये निकला कि पास होने वाले बच्चे 5% से 75% तक पहुंच गए। आज सेक मॉल में फेल बच्चे आते हैं और अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। यह है शिक्षा का जादू जो सोनम ने देश को दिया। लद्दाख हिमालय का ठंडा रेगिस्तान। यहाँ गर्मियों में पानी की भारी किल्लत होती थी क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। किसान परेशान थे, खेत सूखे पड़े थे, फसलें नहीं होते थे, गांव वालों की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। सोनम वांगचुक ने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना होगा, लेकिन कैसे? बर्फ को बचाकर। सोनम वांगचुक ने 2014 में एक कमाल के आइडिया पर काम किया। उन्होंने आसान लेकिन एक गजब का आइडिया निकाला। नदी का पानी लिया, पाइप से ऊंचाई पर ले गए। सर्दियों में जब तापमान -20 डिग्री से -30 डिग्री होता है, इस पानी को स्प्रिंकलर से छिड़का। पानी हवा में जाम हो गया और बर्फ का टावर बन गया। इसे नाम दिया गया आइस स्तूपा। यह 50 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाखों लीटर पानी स्टोर होते हैं। इसमें सर्दियों में बर्फ जमी होती है, बसंत में धीरे धीरे पिघलती है और खेतों को सींचती है। इन ठंडे पहाड़ों में दोनों तरफ के तकरीबन 50,000 सेनाएं तैनात थी, और ये सबके लिए एक मुश्किलात का सबब था। दोनों तरफ के माओं ने बहुत से बेटे गंवाए यहाँ, और इतनी ठंडी बर्फीली पहाड़ों में जब सेनाओं को तैनात किया जाता है और उन्हें रहना पड़ता है कपड़े के तंबुओं में या फिर लोहे के कंटेनर्स में, तो बहुत बड़ी मात्रा में यानी कि लाखों लीटर मिट्टी का तेल जलाना पड़ता है, जो कि खर्च बहुत ज़्यादा आता है देशों पर, क्योंकि ये तेल बाहर के देशों से आता है। फिर प्रदूषण का क्या कहें, जिसके वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ लद्दाख जैसे इलाकों में तो हमारे बर्फीले जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिर सैनिकों को कितनी दिक्कत होती है, आग के हादसे होते हैं और बहुत सारे जल के मरते हैं, और बहुत सारे सैनिक तो ठंड से हताहत हो जाते हैं, दोनों तरफ, चीन के भी और भारत के भी। और अब बात करते हैं सबसे बड़े योगदान की। 2020 में गलवान की जंग के दौरान जब चीनी सैनिकों से तनाव था, सोनम ने भारतीय सेना के लिए सोलर पावर्ड टेंट्स डिजाइन किए। -40 डिग्री में हमारे जवान इन टेंट्स में गर्म रहते थे, ना कोयला ना डीजल, सिर्फ सूरज की ताकत से। लद्दाख के बर्फीले गांव में ये टेंट्स जवानों की जिंदगी आसान करती थी। उसी साल सोनम ने बोला था कि चीनी सामान का बायकॉट करो। उनका स्लोगन था, जवान बुलेट से जवाब देंगे और हम वॉलेट से। हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए। अब सवाल ये है कि सोनम के राष्ट्र प्रेम पर सवाल क्यों उठ रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, वादे हुए राज्य तत्व का, नौकरियां, छठी अनुसूची, लेकिन 6 साल बाद कुछ भी नहीं बदला। सोनम ने 2024 में 21 दिन का अनशन किया, दिल्ली तक पैदल मार्च की। 2025 में फिर से 35 दिन का अनशन किया। 10 सितंबर से मांग थी लद्दाख का हक और पर्यावरण की रक्षा। फ्रेंच दार्शनिक मिशेल फोकल्ट की किताब डिसिप्लिन एंड पनिश में बताया गया है कि सरकारें दमन से शक्ति संरचना बनाए रखती है। उनका तर्क यह है कि समाज को अनुशासित रखने के लिए असहमति को अपराध बनाकर सजा दो। यह सजा सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि लोगों को चेतावनी देती है, आवाज उठाओगे तो जेल ही जाओगे। सोनम के अनशन या फिर सेक मॉल एनजीओ पर FCRA कैंसिल जैसी कार्रवाई यही है, यह उदाहरण स्थापित करती। फोकल्ट कहते हैं यह दमन नैतिक नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा है।
जहाँ शक्ति हमेशा सच्चाई तय करती है। हक की आवाज़ को भटकाव कहकर दबाना वही सच्चाई थोपना है, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि इसमें समाज मौन हो जाता है।